हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग नीट के लिए फिज़िक्स जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की। ठीक है, तो क्लास 12th की जो फिज़िक्स है थोड़ा उसकी मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको कि पूरी फिज़िक्स जो है क्लास 12th की वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो सबसे पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रो यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहीं ना कहीं ये पूरे क्लास 12th की फाउंडेशन डेवलप करती है। और जो सेकेंड यूनिट है जो कि मैग्नेटिज्म है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसका फाउंडेशन जो है वो फर्स्ट जो है यूनिट में डेवलप होती है। तो आपका सेकेंड यूनिट इज मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म में 5 चैप्टर हैं। और 5 चैप्टर में आपका पहला चैप्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड चैप्टर इज मैग्नेटिक मैटर, थर्ड इज EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फोर्थ चैप्टर आपका है अल्टरनेटिंग करंट, और फिफ्थ चैप्टर है EM वेव्स। तो ये 5 चैप्टर मिलाकर एक यूनिट होगी जिसको हम पूरा कंप्लीट मैग्नेटिज्म बोलेंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ऑप्टिक्स का, और ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और जो लास्ट यूनिट है वो है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 यूनिट में पूरी फिजिक्स डिवाइडेड है क्लास 12th की। और कहीं ना कहीं जब कंपटीशन हम देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जो है क्लास 11th से ज़्यादा होते हैं क्लास 12th वाले पोर्शन से। ठीक है, तो इसकी अहमियत भी ज़्यादा है फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइक इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका ये है कि इलेक्ट्रोस्टैट है क्या। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैट ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे हम चार्ज जब वो स्टैटिक होती है, रेस्ट पे होती है, और उनके बीच में, चार्ज के बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं, भाई 2 चार्जेस हैं, r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्सेस जो हैं, उनके बीच में लगने वाली उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, इन सब की स्टडी करते हैं, पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं जिनको हम एक वर्ड में इंटरैक्शन के फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट, देन उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। और जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शंस जो हैं उनकी जो पूरी स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट में करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है आपका चार्ज। पहले आपको इस चैप्टर में, जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम मास के बारे में पढ़ते हैं कि मास क्या होती है, उसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैट में जो सबसे मोस्ट बेसिक चीज़ है वो है चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज पे थोड़ा फोकस करते हैं कि चार्ज क्या होती है, चार्ज को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चार्ज कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, और हमने क्या किया, उस बॉडी को रूम में प्रोजेक्ट कर दिया, किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। अब इस रूम में जो है ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, जो बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, इट विल बाउंड टू फील सम, ये जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है महसूस करेगी, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, अभी पढ़ेंगे भी आगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे अगर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करने वाली है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, या अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो स्टैटिक है, रेस्ट पे है तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं कि चार्ज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिफाइन क्या हो जाएगा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस का मतलब ये हुआ कि उस फोर्स को महसूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को, गिवन कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, भाई हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस P। लेकिन अगर बॉडी के पास चार्ज ही नहीं होगी, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि अगर बॉडी के पास चार्ज नहीं होगी, लाइक F इज इक्वल्स टू, हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, V क्रॉस P होता है। तो ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगी कि इनके बीच का एंगल क्या है, बट लेकिन अगर चार्ज ही नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा जीरो आएगी। इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो Fe होती है वो होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो चार्ज तो बिल्कुल कंपल्सन है कि बॉडी के पास चार्ज होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करने वाली। तो यहाँ पे ये भी कितनी हो जाएगी, FE भी 0 हो जाएगी अगर Q 0 है तो बेसिकली हम चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो एक तो हो गई चार्ज। अब चार्ज जो है हमें पता है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले तो चार्ज के टाइप्स के लिए हमने क्या किया, मैं 2 एटम बना रहा हूँ। ठीक है, ये एटम A हो गया आपका और ये एटम B हो गया। अब मैं इन दोनों को आपस में रब कर रहा हूँ। अब रब करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हमें वैसे पता है कि चार्ज फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही जो है ट्रांसफ़र में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होती है और प्रोटॉन जो है आपका न्यूक्लियस में होता है, तो वो तो एक्सचेंज में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करने वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ही ट्रांसफ़र होने वाली है। नाउ क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी सिस्टम से जो है बाहर निकाली जाती है तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इफेक्टिवली जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगी। और जिस सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन जाएगी वहाँ पे कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक हम इसी चैप्टर में और क्लास 12th की फिजिक्स में जो मैं बता रहा था कि मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ पे पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज आपका ये है न्यूक्लियस, इसमें है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये भी आपका न्यूक्लियस है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रही है न्यूक्लियस के चारों तरफ, आपको पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं इसको एनर्जी सप्लाई कर दूं, हीट सप्लाई कर दूं, और हीट सप्लाई करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है इनको मैं आपस में रब कर दूं, और जब हम रब करेंगे आपस में तो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट जो है इसको भी मिलेगी, एटम ए को भी और एटम बी को भी मिलेगी। नाउ इट विल डिपेंड कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाएगी कि बी से ए की तरफ जाएगी। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री का टेक्निकल वर्ड है आयनाइजेशन एनर्जी, या अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो ये आपका है वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमने क्या किया समझने के लिए, मैं एटम ए को 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ और एटम बी को भी 10 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, और इन दोनों एटम की कुछ ना कुछ फिक्स एक अमाउंट होगी जिसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हो गई, तो वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम एनर्जी है जो देने पे इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब मान लो इसकी वर्क फंक्शन अभी के लिए मान लेते हैं 8 जूल है और इसकी वर्क फंक्शन जो है वो 12 जूल है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 10 जूल सप्लाई करा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको कम से कम जो चाहिए थी वो 8 जूल चाहिए थी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगी। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको कम से कम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 12 जूल, जो कि उसकी वर्क फंक्शन है। अब हमने क्या किया, मैं यहाँ दिया हूँ 10 जूल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं निकलेगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी और इसमें चली जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने आप को विड्रॉ करेगी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से इस पे जो चार्ज डेवलप हो जाएगी वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, और जो इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गई तो उसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को हमने डिफाइन किया। चार्ज के टाइप्स देखें कि चार्ज के टाइप्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कैसे डेवलप होते हैं, क्या उनका बेसिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब अगर एक बार पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई, तो फिर क्या होगा, अब हमें देखना होगा कि अगर दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक साथ लेकर आते हैं तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर दो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी लेकर आते हैं तो अगेन दे आर लाइक चार्जेस, फिर भी क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या करेंगे,
वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो हो गई चार्ज और चार्ज के टाइप की बात हो गई। अब क्लियरली जो है दो तीन चीज़ें बहुत छोटी छोटी पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ए से बी की तरफ गई तो बी पे जो चार्ज डेवलप हुई है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई है, और नेगेटिव चार्ज डेवलप तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मास बहुत कम होती है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है, बट स्टिल इट हैज़ सम काइंड ऑफ मास, थोड़ी बहुत तो है। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उसकी मास जो है क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत एड ऑन होती है और वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इसकी मास जो है अगर बोला जाए कि इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सिस्टम से कुछ सिस्टम्स में पार्टिकल्स जो हैं उसको लीव किए हैं तो दे विल हैव सम काइंड ऑफ मास, क्योंकि बिना मास के जो है चार्ज पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर किसी बॉडी की मास है तो मास के ऊपर चार्ज को एसोसिएट कर सकते हैं, अगर बॉडी की मास ही नहीं है तो उसके चार्ज क्या होगी, बात समझ आ रही है। तो चार्ज होने के लिए किसी बॉडी पे उस पे मास होना, उसकी मास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, तो इसकी मास जो है सडनली क्या हो जाएगी, इसकी मास थोड़ी स्लाइटली डिक्रीज़ कर जाएगी और इसकी मास जो है वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाएगी। वो जनरल केस है कि जब भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसकी मास जो है थोड़े से इंक्रीज़ कर जाएगी और इसकी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई चार्ज के बारे में बात, कि चार्ज के टाइप्स के बारे में बात हो गई। अब हम देखते हैं कि चार्ज के टाइप्स के बाद कि आपका जो है चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो चार्ज की एसआई यूनिट, आपको पता है चार्ज जो है, लाइक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो चार्ज कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। क्लास 11th की फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि पूरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड है। एक तो आपका हो गया फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें 7 होते हैं, साथ में 2 और होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी जो यूनिट्स होती हैं जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं, और उनको क्यों बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि उनको हम कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज जो है बेसिकली आपको पता है कि चार्ज जो है उस फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आती है। इसकी जो इक्विवेलेंट जो होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है करंट होती है। करंट वहाँ पे एक फंडामेंटल यूनिट्स में आती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें वैसे पता होता है कि भाई करंट जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं Q/T होती है। तो जो Q हो जाएगी, जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, वो करंट इनटू टाइम हो जाएगी, मतलब एम्पियर सेकेंड हो जाएगी, एम्पियर सेकेंड हो जाएगी इसकी यूनिट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, इसी को हम कूलम बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। एक तो हो गई ये डिराइव्ड यूनिट है, दूसरी चीज़ की एसआई यूनिट जो है इसकी क्या है, कूलम है। दूसरी चीज़ इसकी हम सीजीएस यूनिट की भी बात कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट जो है इसकी, सीजीएस यूनिट आपका होता है, एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा हूँ चार्ज की। ESU इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन, बस एक बार देख सकते हैं इसको। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोलते हैं, स्टैट कूलम भी बोलते हैं इसको, मतलब सब जो है सेम चीज़ ही है। और हमें क्या करना चाहिए, स्टैट कूलम और कूलम में रिलेशन पता होनी चाहिए कि भाई एक कूलम जो है कितने स्टैट कूलम के इक्वल है। तो आपका जो एक कूलम होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। क्लियरली आप देख सकते हो कि कूलम जो है बड़ी यूनिट है, क्योंकि कूलम के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और स्टैट कूलम के आगे जो कोफिशिएंट हो काफ़ी लार्ज मैग्नीट्यूड की है। और हमें पता है कि यूनिट जब बड़ी होती है तो उसके साथ की कोफिशिएंट काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ पे कूलम जो है वो जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है, किससे, स्टैट कूलम से। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब क्या हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम हो गया। दूसरी चीज़, अब
और भी सीजीएस यूनिट होते हैं, लाइक आपका होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी सीजीएस यूनिट का ही टाइप है, मतलब सीजीएस यूनिट में काफ़ी हैं। तो हमने बोल दिया EMU, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। जैसे यहाँ पे स्टैट कूलम था, तो यहाँ पे हो गया आपका एब्सोल्यूट कूलम। ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ सीजीएस यूनिट हो गया। और एब्सोल्यूट कूलम क्या होता है, तो एक कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। और वो क्या होता है, तो 1 कूलम इज बेसिकली 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। अब आप खुद सोच सकते हो कि कौन बड़ी यूनिट है, कूलम है या एब्सोल्यूट कूलम है। तो एब्सोल्यूट कूलम के साथ जो कोफिशिएंट है 1/10 है, और कूलम के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट कूलम जो है वो बड़ी यूनिट है कूलम से। तो ये कभी कभी क्या हो सकता है कि हमें अगर चार्ज किसी बॉडी पे एब्सोल्यूट कूलम में गिवन हो एंड वी नीड टू कन्वर्ट इनटू कूलम, तो ये रिलेशन जो है ये यूजफुल हो सकता है। या अगर हमें स्टैट कूलम में गिवन हो और कूलम में चाहिए, तो फिर इस रिलेशन का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये रिलेशंस ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गई एसआई यूनिट, कूलम हो गई, सीजीएस यूनिट के 2 टाइप हो गए, ठीक है। और आपका जो है एक और यूनिट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूनिट। जो चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है फैराडे। ये फैराडे है, ना कि फराड है, ये फैराडे है। फैराडे मतलब प्रैक्टिकल यूनिट है, लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली। आप इसके रिलेशन को ध्यान रख सकते हो कि 1 फैराडे जो होती है 96,500 कूलम के इक्वल होती है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि फैराड जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है, 1 फैराड में इतने कूलम आ रहे हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल यूनिट है। जब हम केमिस्ट्री क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री में हम जनरली चार्ज की इसी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो है फैराडे में अगर चार्ज गिवन हो तो उसको हम आसानी से जो है कूलम में कन्वर्ट करके फिर आसानी से इसको आगे क्वेश्चन में को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कहीं ना कहीं चार्ज और उसके यूनिट्स की बात हो गई। और हमने यहाँ पे बताया कि चार्ज कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, क्लियर। उसके बाद बात जो है, अब हम कुछ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भाई चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। लाइक एक तो हमने बता दिया कि डिराइव्ड यूनिट होती है, और कुछ प्रॉपर्टी इधर देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के लिए सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं, एक तो हमने वहां बताया कि डिराइव्ड यूनिट है, ओके, पता भी है डिराइव्ड यूनिट क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। दूसरी चीज स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका जो है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम साइन के साथ यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो उसके हिसाब से हमको यूज़ करना होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मान लो इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि एक बॉडी है और एक बॉडी के ऊपर पहले से जो है +8 माइक्रो कूलम चार्ज है। अब हमने क्या किया, यहाँ से -3 माइक्रो कूलम चार्ज ऐड कर दिया, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी कितनी हो जाएगी, 5 माइक्रो कूलम हो जाएगी। मतलब चार्ज को ऐड करते वक्त जो है हमें कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि चार्ज किस डायरेक्शन से ऐड की गई है, वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा जैसी कोई चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई चार्ज जो है आपकी एडिटिव इन नेचर होती है, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये हुआ, कभी भी चार्ज जो है साइन के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट होगी। अलजेब्रिक जैसे हम फॉलो करते हैं अलजेब्रा को, नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो होगी। लाइक एग्जांपल दिया हमने कि 8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम में जब इतना ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगी 5 माइक्रोकूलम। तो कहीं ना कहीं ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो इसको समझने के लिए वाटर जो है, मान लो 1 लीटर ऑफ वाटर लिया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, और अगर 1 लीटर ऑफ वाटर मिला देंगे तो क्या उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी क्या, नहीं डेंसिटी तो नहीं बढ़ेगी, पर डेंसिटी जो वाटर की होती है 1000 kg/m³ या 1 ग्राम पर cc, वो तो रहेगी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं हो गई। लेकिन चार्ज जो है, अगर चार्ज ऐड की जाएगी सिस्टम में या विड्रॉ की जाएगी, तो फिर उसी हिसाब से जो है चार्ज जो है नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करेगी। मतलब सिंपली जो हम क्या कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, साइन के साथ ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चार्ज जो हो गई वो क्या हो गई, एडिटिव इन नेचर हो गई। तीसरी चीज
स्केलर क्वांटिटी हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, अब इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। स्पीड, इसका मतलब ये हुआ, सपोज एक हमने ब्लॉक ले लिया 10 kg का, 10 kg का ब्लॉक ले लिया। नाउ इट इज़ एट रेस्ट, यह भी रेस्ट पे है और इस पे पाई जाने वाली चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करा रहा हूँ, लाइट के कंपेरेबल स्पीड से। लाइक मैं इसको अब जो है, मास तो इतनी ही है 10 kg, अब इसको मैं c/2 स्पीड से मूव करा रहा हूँ, तो जो इस पे पाई जाने वाली चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम ही रहेगी। इट विल नॉट चेंज बिकॉज चार्ज ऑन एनी बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ दैट बॉडी। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि वेरी नहीं कर रही है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो वेरी नहीं कर रही है स्पीड पे। और कुछ ऐसे क्वांटिटी भी हमें मालूम है फिजिक्स में जो स्पीड पे वेरी करते हैं, लाइक आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं जो है बॉडी के स्पीड पे वेरी करते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी है जिसकी मास 10 kg है, अब उसको हमने लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव करा दिया तो उसके मास में कमी आ जाती है, तो मास में चेंज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मास जो है वो क्या है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये वेरिएंट क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे हमें चार्ज के बारे में फोकस रखना है, तो चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज कैसी है, इनवेरिएंट है, विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर। तो ये आपका हो गया कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इनवेरिएंट। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये है, सिंपल सा मतलब है कि चार्ज जो है नीदर क्रिएट हो सकती है नॉट डिस्ट्रॉय हो सकती है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर इसका मैथमेटिकल एनालॉजी देखें तो ये हो जाएगी ऐसी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे सपोज जो इनिशियल चार्ज है और फाइनल चार्ज है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। कंजर्वेशन के हिसाब से ये बात लागू होती है कि चार्ज फाउंड ऑन द सिस्टम इनिशियली इज इक्वल टू चार्ज फाउंड ऑन द सिस्टम फाइनली। और इस चीज़ का हम आगे चल के हेल्प ले सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जब कंडक्शन आती है, कंडक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पे दो सिस्टम लेते हैं और सिस्टम पे अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर देयर इज़ नो चार्ज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उस केस में हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और कंजर्व का मतलब क्या होता है, तो इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इस चीज़ को आगे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो सिंपल सा बहुत ही कॉमन चीज़ है कि चार्ज कंजर्व होती है। चार्ज जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र की जा सकती है डिफरेंट मीन्स एंड वेज से। ठीक है, तो कुछ हम तरीका देखेंगे अभी मेथड ऑफ चार्जिंग का। क्लियर। तो ये आपका हो गया एक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी बच गई है, वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटा, क्वांटा वर्ड से आई है। और क्वांटा बेसिकली क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है उसको हम क्वांटा बोलते हैं। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपीज़ है और वो एक रुपये का जो है कॉइन है, 1 रुपी कॉइन एंड आई हैव 10 कॉइन, तो 10 रुपये हो गए मेरे पास। अब सपोज आई हैव टू गिव अ पर्सन 8.5 रुपीज़, आई कैनॉट गिव दैट पर्सन 8.5 रुपीज़ बिकॉज इधर आई विल गिव 8 रुपीज़ और 9 रुपीज़, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू विच आई हैव इज़ 1 रुपी कॉइन। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो पैसे की जो क्वांटा है दैट इज़ 1 रुपी कॉइन। इसी तरह से अब इसी चीज़ को जो है ब्रॉडर कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका कि किसी भी बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज एक्चुअली किसी मिनिमम पॉसिबल चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें तो जैसे मान लो सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका एक बॉडी है, देखें इधर एक बॉडी है, अभी ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होती गई एंड इट डेवलप सम काइंड ऑफ चार्ज। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ज डेवलप हुई होगी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही डेवलप हुई होगी।
मान लो एक इलेक्ट्रॉन आई, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतनी चार्ज जो है इस बॉडी पे डेवलप हो गई होगी। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गई तो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन आ गई तो 2e हो जाएगी इस पे चार्ज, एक और आएगी तो 3e हो जाएगी इस पे चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन आएगी तो मतलब 4e हो जाएगी एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो चार्ज ऑन द बॉडी विल बी Ne। तो अगर चार्ज ऑन द बॉडी विल बी Ne, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं किसी भी बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाई जाने वाली चार्ज की क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि n की वैल्यू 4.5 आ गई, 4.5e आ गई, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर होगी या 2 ट्रांसफर होगी। क्या कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्या बॉडी पे? नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाई जाने वाली चार्ज की क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और उसी को हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब क्वांटा के फॉर्म में होती है। किसी बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाई जाने वाली चार्ज की मल्टीपल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है, मतलब 1e 2e 3e 4e एंड सो ऑन। तो मैं क्या कह सकता हूं, किसी भी बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज दैट इज Q इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज फाउंड ऑन द इलेक्ट्रॉन। ये है E जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ये उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इंटीजर होनी चाहिए, और Q क्या है, उस बॉडी पे पाई जाने वाली चार्ज है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो हमसे पूछा गया कि किसी बॉडी पे 4.8 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप हुई है। समझना सिस्टम, 4.8 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप हुई है, तो क्या ये इतनी चार्ज इस बॉडी पे पॉसिबल है क्या? तो अगर हमें ऐसे निकालना हो चार्ज की वेदर दैट चार्ज इज पॉसिबल ऑन द बॉडी और नॉट, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका चार्ज ऑन द बॉडी है, मतलब Q की जगह पर रखने वाले हैं। तो ये आपका हो गया 4.8 माइक्रोकूलम एंड दिस इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Ne। तो N तो हमें निकालना है और E हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे पाई जाने वाली चार्ज जो कि होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, और ये आपका है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, माइक्रोकूलम मतलब -6, और ये आपका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आ गई n की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी, और ये -19 ऊपर जाकर +19 हो जाएगी, और इसको 6 को 13 कर देगी, तो कहीं ना कहीं 3 इंटू 10⁻13 हो गई आपकी n की वैल्यू। और क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है। इसका मतलब ये वाली चार्ज इस बॉडी पे बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मान लो सॉल्व किया और वैल्यू आ जाती n की, सपोज n की वैल्यू आ जाती 1.6, तो क्या 1.6 इंटीजर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो वाली चार्ज जो है बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि हम इससे पता कर सकते हैं कि चार्ज है कि नहीं बॉडी पे, ये निकाल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अगर देखो हमें चार्ज गिवन हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, चार्ज निकालना चाहिए। और चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, Ne से इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुई होगी या आई होगी उस बॉडी पे, वो जो है निकल जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। क्या क्या बताया, डिराइव्ड बताया, स्केलर क्वांटिटी बताया, एडिटिव इन नेचर बताया, क्या बताया, चार्ज इज कंजर्व बताया, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट कूलम्ब होती है। CGS यूनिट में हमने क्या बताया, 2 बताया, क्या, एक एब्सोल्यूट कूलम्ब और एक जो है आपका ESU बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसी को बोलते हैं स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन बोलते हैं। और आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम्ब, और 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब, या ठीक है। तो ये आपकी जो है CGS यूनिट आ गई। और एक आपको हमने बताया क्या, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 96,500 कूलम के इक्वल होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक जो एलिमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चार्ज क्या होती है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। चार्ज हम लोगों ने डिस्कस किया
चार्ज के टाइप्स डिस्कस किए। अब जो है चार्ज से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज ईट बाई 5 फैराडे। तो सबसे पहले हमने बताया था अभी कि फैराडे जो है आपका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज है, और हमें पता है कि एक फैराडे में इन 1 फैराडे वी हैव 96,500 कूलम चार्ज। तो 5 फैराडे मतलब हुआ दिस इनटू, या 5 फैराडे में इतने कूलम चार्ज हो जाएगी। 96,500 इंटू 5 दिस मच कूलम, यह हो जाएगी चार्ज। अब हमें पता है कि अगर हमें एक बार बॉडी पे पता चल गई कि चार्ज कितनी है, तो हम Q इक्वल्स टू NE लगाकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। तो लेट अस यूज़ दैट फार्मूला। तो चार्ज ऑन द बॉडी इज़ दिस मच कूलम and this is equals to NE. We need to find the value of N, and E is charge on electron, which is this much coulomb. This is also coulomb. Cancel out and we'll get the value of N from here. So this comes out to be 96,500 into 5 upon 1.6 into 10 to power minus 19. Now we will solve this and we will get the value. इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सॉल्व द पावर फर्स्ट। सो दिस इज 19 एंड दिस इज 2, 21 एंड दिस कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 3। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, रफली इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 पावर 24। नाउ 3 इंटू 10 पावर 24 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं ट्रांसफ़र होंगे, तब जाकर 5 फैराडे चार्ज जो है उस बॉडी पर डेवलप होगी। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। रफली आई एम टेलिंग यू इट विल बी अराउंड 3.01 इंटू 10 पावर 24। तो ऑप्शन के हिसाब से दिस इज़ द बेटर एंड क्लोजेस्ट ऑप्शन। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए बॉडी पे कितनी चार्ज डेवलप हो रही है उसको निकालने में। और एक बार जैसे ही चार्ज डेवलप हो जाती है, चार्ज निकाल लेते हैं, उसको हम NE से इक्वेट कर लेंगे। और अगर N की वैल्यू इंटीजर आती है तो फिर वो चार्ज जो है उस बॉडी पे पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं कि 3 इंटू 10 पावर 24 एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब उस बॉडी पे 5 फैराडे चार्ज जो है दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और अगर मान लो वैल्यू आती कुछ इंटीजर नहीं आती, तो पहले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उतनी चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पे पाई जाने वाली चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो उसी हिसाब से हमने इस फॉर्मूले को डेवलप किया हुआ है और N की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। करंट इन अ वायर, करंट की फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे आपका I गिवन है 2t+3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। अगेन आप देख सकते हो, आपको इस पर फोकस होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि चार्ज निकालने पे। और एक बार जैसी चार्ज आती है उसको NE से इक्वेट कर देंगे तो फिर N की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चार्ज निकालने के लिए हमें पहले तो बेसिक चीज़ें पता है कि करंट जो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, dQ/dt होती है। और यहाँ जो करंट की फंक्शन है दैट इज़ वेरिएबल फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, I को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और ये हो जाएगी dQ की वैल्यू। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। शुरू में जो है चार्ज 0 है और यहाँ पे हो गई, सपोज़ फाइनल चार्ज को मैं Q लिख दे रहा हूँ, कैपिटल Q। और यहाँ पे I की जो फंक्शन है वो है 2t+3 लिखी जाएगी। और जो फ्लोज इन फर्स्ट 5 सेकेंड की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम 0 से 5 तक जो है इसको इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो ये लिमिट हो गई 0 से 5। अब I की फंक्शन पता है दैट इज़ 2t+3 इंटू dt और 0 से 5, और ये आपका हो जाएगा dq। अब दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 2t² / 2 प्लस
ये हो जाएगी 3t और सिंपली लिमिट लगा देते हैं 0 से 5 और इधर हो जाएगी dq की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी q और अपर लिमिट q माइनस 0, तो दिस कम्स आउट टू बी q माइनस 0 और q भी बोल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15, दिस इज़ अपर लिमिट, माइनस जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको माइनस करने का कोई मतलब नहीं है और दिस कम्स आउट टू बी q। तो मतलब q की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू कितनी आ गई 40 कूलम आ गई। q की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, वो 40 कूलम आ गई। और एक बार जब q की वैल्यू 40 कूलम आ गई तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है q इक्वल्स टू एन से इक्वेट करके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। तो दिस विल बी 40 q n एंड दिस इज़ e, तो मैं e को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻, जो 19 होगी ऊपर जाकर प्लस 19 हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये आपका 1.6 है और ये जो है आपका कितना है 40 है, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगी 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगी। तो एग्जैक्टली जो आपकी n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25 इंटू 10⁻19, अगेन इंटीग्रल वैल्यू। तो इतनी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या इतने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे फर्स्ट 5 सेकेंड में, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे और चार्ज निकालने के बाद उसको NE से इक्वेट कर देंगे, तो विल गेट द रिजल्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज पे कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के जो एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। हमने बोला था कि फ्रिक्शन में जैसे मान लो दो बॉडी हैं, अब इन दोनों बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होती है, मतलब दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं। तो जब रब करेंगे तो देयर विल बी फ्रिक्शन, इसी को हम फ्रिक्शन बोल रहे हैं। अब फिर होगी क्या, जब रबिंग होगी तो रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, फिर क्या होगी, प्रोड्यूसेस हीट। अब ये हीट क्या होगी, इन दोनों को मिलेगी। मान लो एटम ये A हो गया और ये B हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होती है लो वर्क फंक्शन मेटल टू हाई वर्क फंक्शन मेटल। तो इससे क्या होगी, लो वर्क फंक्शन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगी हाई वर्क फंक्शन पे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो फ्रिक्शन में हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, हमेशा ये पॉसिबल ही है कि एक अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रही है तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, और जितनी पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप होगी उतनी ही नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होगी। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्ज डेवलप्ड इन फ्रिक्शन, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको आपस में हम रब करते हैं तो जो है उनके बीच में एक खास तरह की चार्ज डेवलप होती है कि मान लो कौन पॉजिटिव होगी कौन जो है नेगेटिव हो जाएगी। तो उसके हिसाब से जो है कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं जहाँ पे अब जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, तो जब ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को आप लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे ग्लास रॉड स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि याद ही रहना चाहिए। तो ग्लास रॉड और हमने बोल दिया सिल्क क्लॉथ, तो अगर इनको आपस में आप रब करोगे, ठीक है, तो इस पे कौन सी चार्ज डेवलप हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सी चार्ज डेवलप हो जाती है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। तो ऐसे पेयर ऑफ कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको आपस में रब करने से ऐसी हो जाती है। लाइक हमें ड्राई हेयर और कॉम्ब, इसमें भी जो है अगर ड्राई हेयर कॉम्ब को आपस में रब करते हैं तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है और कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। हमने अभी बताया कि फ्रिक्शन में जो है
दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट से होती क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो वर्क फंक्शन मेटल टू हाई वर्क फंक्शन मेटल, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और कुछ हमने एग्जांपल्स दे दिए, स्टैंडर्ड एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि अगर इनको आपस में रब करेंगे तो इस तरह की चार्ज जो है डेवलप होगी। क्लियर है। और जो क्लाउड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रब करते हैं एक दूसरे को, और जो है वो आपस गेट्स चार्ज्ड, मतलब क्लाउड जो चार्ज हो जाती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है हम ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रिक्शन में कुछ खास नहीं, न्यूमेरिकल भी ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ पे बेस्ड हो नहीं सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं है। तो बस आपको एलिमेंट्री चीज़ें और जो थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं फ्रिक्शन में वो ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट आपका है दैट इज़ कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेसिकली हमें देखना होगा कि कंडक्शन बेसिकली कहते किसको हैं। तो कंडक्शन के लिए सबसे पहली जो मस्ट कंडीशन है वो ये है कि दो बॉडी जिनके बीच में कंडक्शन होना है दे मस्ट बी फिजिकली इन कांटेक्ट। या तो दो तरीका है, इस वाले मान लो इसको बोल दिया ए और बी, तो बी को या तो ए से फिजिकली अटैच कर दे, या तो दूसरा तरीका ये हो गया कि मेटलिक वायर इनके बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब होगा क्या कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होनी चाहिए, मेटलिक कनेक्शन, कोई कनेक्टिंग वायर जोड़ सकते हैं, ठीक है, या इनको आपस में हम जो है कांटेक्ट मिला सकते हैं। तो कंडक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मस्ट कंडीशन है वो यही है कि मस्ट कंडीशन फिजिकल कांटेक्ट जो है में दोनों बॉडी को होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है फिजिकल कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो बेसिकली चार्ज जो है ट्रांसफ़र होगी। नाउ क्वेश्चन इज चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी मूव करेगी। अब हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने अभी के लिए बोल दिया कि इस बॉडी की ए की पोटेंशियल है VA और इस बॉडी की पोटेंशियल है VB, और हमने ऐसे बोला कि VA ग्रेटर है VB से, मतलब A इज़ एट हायर पोटेंशियल एंड B इज़ एट लोअर पोटेंशियल। अब होगा क्या, जब इनको आपस में हम फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, लाइक हमने एक मेटलिक वायर से इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया, तो नाउ इलेक्ट्रॉन विल या चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। और कब तक, जैसे मान लो हम हीट जो है फ्लो करती है, तो हीट कब तक फ्लो करती है, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। और कब तक फ्लो करती रहती है, जब तक दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम ना हो जाए। उसी तरह से लाइक एयर की हम बात कर सकते हैं कि जो एयर होते हैं देखे होंगे विंड जो है फ्लो करती है तो वो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस फ्लो करती है, और जब तक प्रेशर डिफरेंस जो है बनी रहेगी विंड विल फ्लो। और एक बार जैसी प्रेशर डिफरेंस, दो पॉइंट की प्रेशर सेम हो गई तो उनके बीच में जो है मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी एयर की या विंड की। उसी हिसाब से उसी लाइन पे इसको भी हम देख सकते हैं कि चार्ज तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों बॉडी की पोटेंशियल जो है सेम ना हो जाए, या ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी की पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। तो हमने क्या बोला, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू बॉडीज मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है, बाय अ कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज विल मूव फ्रॉम या गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी until and unless both the body have the same potential, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो क्लियरली देख सकते हो आप कि कंडक्शन में जो है कहीं ना कहीं बॉडी आपस में कनेक्शन में है और चार्ज ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखो हमने क्या बोला कि इस पे पहले से पाई जाने वाली चार्ज, बिफोर कंडक्शन में बोल रहा हूँ, इस पे पाई जाने वाली चार्ज सपोज Q1 है और इस पे पाई जाने वाली चार्ज Q2 है। दीज आर द चार्जेस विच आर इनिशियली प्रेजेंट ऑन स्फीयर A एंड B, ठीक है। और जैसे इनको आपस में कनेक्ट किया मेटलिक वायर से तो चार्ज ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। तो इसमें चार्ज जो है कुछ ना कुछ कम होगी क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। तो हमने बोल दिया कि आफ्टर कनेक्शन चार्ज जो इसके ऊपर हो गई अब वो हो गई Q1 डैश हो गई। इसी तरह से इस पे चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, यहाँ से इस बॉडी से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो सडनली द चार्ज ऑन दिस बॉडी, फाइनल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल इंक्रीज, तो दिस विल कम आउट टू बी Q2 डैश। क्लियर, या Q2 डैश एक ही नाम रखते हैं, तो ये आपका हो गया Q2 डैश। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है। सपोज
कि व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर ए एंड बी, व्हाट आर द कॉमन पोटेंशियल। देखो शुरू में पोटेंशियल कितनी है, V1 VB है या VA VB है, और बाद की जो पोटेंशियल होगी उन दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। जब सेम हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगी, दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, तो हमें कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हम देखेंगे कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V = KQ/R। और कहीं ना कहीं अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Q जो है R के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए चार्ज जो है R के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगी। जिसकी R ज़्यादा होगी उस पे चार्ज ज़्यादा होगी, अगर सिंपली इसको रखे तो, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज जो है R के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होगी। अब डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, और दोनों की रेडियस जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसकी रेडियस अगर R1 है तो इसकी रेडियस जो है वो R2 है, ठीक है। अब अगर दोनों स्फीयर के रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे आइडेंटिकल स्फीयर्स बोलेंगे। अगर R1 R2 R के इक्वल हो गए, मान लो इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R है, तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। और जब आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो चार्ज जो है, जो भी इनिशियल चार्ज ऑन द सिस्टम है, जो कि पहले कितनी थी, Q1 + Q2 थी, वो जो चार्ज होगी वो इक्वली डिवाइड होगी दोनों स्फीयर पे, स्फीयर A और स्फीयर B पे। मान लो इसकी Q1 की वैल्यू है सपोज 10 कूलम और इसकी वैल्यू है सपोज 10 कूलम या 5 कूलम ले लेते हैं, तो 15 कूलम इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम बिफोर कंडक्शन। अब क्या हुआ, कंडक्शन होने लग गई तो इस पे चार्ज कुछ कम हो जाएगी और इस पे चार्ज जो है कुछ इंक्रीज करेगी। तो अगर ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, अगर रेडियस इक्वल है तो क्या होगी, चार्ज विल इक्वली डिवाइड ऑन बोथ द स्फीयर। तो टोटल चार्ज पहले कितनी थी, 10 + 5 15 कूलम, तो 15 कूलम का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 कूलम, मतलब 7.5 कूलम चार्ज इस पे हो जाएगी, 7.5 कूलम चार्ज इस पे आ जाएगी, मतलब Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेडियस की वैल्यू सेम है। ये मैं सब बातें बोल रहा हूँ आइडेंटिकल स्फीयर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो स्फीयर की रेडियस डिफरेंट गिवन हो, अगर डिफरेंट के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं तो आइडेंटिकल के लिए तो आसानी से कर सकते हैं, हमें पता है कि उनको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। और डिफरेंट रेडियस के बॉडी के लिए जो है इस चीज़ को हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है R के डायरेक्ट रेशियो में बात जो है पॉसिबल है। लाइक डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है और इसकी ज़रूरत जो है बार बार फिजिक्स में पड़ती है, इसको समझेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर A विच इज़ Q1 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी, जिस पे निकालनी है चार्ज, फाइनल चार्ज, उसकी रेडियस R1 अपॉन टोटल रेडियस दैट इज R1 + R2 into total charge that is Q1 + Q2. This is the total charge before conduction. ये यहाँ से ना इस फॉर्मूले से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट रेशियो में किसी भी चीज़ को डिवाइड करने का तरीका है, ठीक है। इसको फॉर्मूला ना समझें। अब यहाँ से हमने क्या किया, Q2 डैश निकाल ले रहा हूँ, तो Q2 डैश जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इस पे पाई जाने वाली चार्ज निकालनी है मुझे, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर B, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस दैट इज R1 + R2 और इनटू टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, तो ये हमने बोल दिया Q1 + Q2। जब इनको हम सॉल्व करके, और इस चीज़ को हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक करने की कोशिश करता है इफ़ देयर इज पॉसिबिलिटी। लाइक हमें पता है चार्ज कंजर्वेशन से हमने बोला भी था कि आगे चल के चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत काम आने वाले हैं। लाइक चार्ज की जो कंजर्वेशन वाली जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। तो कंजर्व होती है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑन द सिस्टम, दीज टू आर टेकन एज अ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम पे जो है बिफोर कनेक्शन चार्ज थी Q1 + Q2 और आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कंडक्शन बोल सकते हैं, जो चार्ज है वो है Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश, यही तो चार्ज कंजर्वेशन है। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लॉइट करने आना चाहिए कि क्या इन दोनों की समेशन क्या Q1 + Q2 के इक्वल है कि नहीं। तो इस चीज़ को हम इनिशिएट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं कि Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश।
क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो है कंडक्शन वाली चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हमने बोला कि चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, क्या देखें इधर, इम्पॉर्टेंट बात ये था, इफ आइडेंटिकल स्फेयर्स, मतलब उसका मतलब हुआ क्या, R1 R2 के इक्वल है, रेडियस दोनों के इक्वल है, देन टोटल चार्ज विल डिवाइड इक्वली। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना हम डायरेक्टली एज ए फैक्ट यूज कर लेंगे। इसके लिए हम कोई डायरेक्ट रेशियो वाले फॉर्मूला और इससे नहीं गुजरेंगे, डायरेक्टली हम इसको फैक्ट के रूप में इस्तेमाल करके और इसको डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस लेंगे कंडक्शन पे, तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन कंडक्शन, ए बी सी आर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। तो क्लियर हो गया आपको कि आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स का मतलब क्या होता है, सबकी जो है रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी रेडियस अगर r बोला तो इसकी रेडियस पे कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, और इसकी रेडियस पे कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। दीज आर द स्फीयर ए बी सी। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम कर लेते हैं, ए बी सी कर लेते हैं। और चार्जेज ऑन स्फीयर्स आर q 0 एंड 2q। तो हमने इस पे चार्ज जो है रख दिया q 0 और 2q। दीज आर द चार्जेस ऑन दीज स्फीयर्स। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया, देखो पहले कंडक्शन का रूल क्या था कि अगर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम उनको आपस में अटैच करते हैं तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द सिस्टम, जिनको आपस में अटैच कर रहे हैं उन दोनों चार्ज को हम ऐड करेंगे और उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। कोई जो है डायरेक्ट रेशियो वाले रूल जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आएगी बट इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हैं बिल्कुल हमें वैसा ही करना चाहिए। तो ये देखो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन पढ़े, ए नाउ ए इज अटैच टू बी। तो बाकी क्वेश्चन के बारे में छोड़ दे, ए को बी से पहले अटैच करें। तो देखिए ए पे चार्ज कितनी है Q और बी पे चार्ज कितनी है 0। तो अगर ए को बी से आप अटैच करोगे तो दोनों पे पाई जाने वाली चार्ज को पहले ऐड करें, तो Q + 0 इज Q, और दोनों आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मतलब इस पे चार्ज कितनी हो जाएगी Q/2 और इस पे भी चार्ज कितनी हो जाएगी Q/2 हो जाएगी। क्लियर। अब जो है आगे बढ़ते हैं। नाउ A इज अटैच टू C। तो A पे अब चार्ज Q नहीं है, Q/2 है, और A को किससे अटैच कर रहे हैं, C से अटैच कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, A को C से अटैच किया। तो A पे तो चार्ज Q/2 है और C पे कितनी है 2Q। तो 2Q और Q/2 को पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2.5Q हो जाएगी। और 2.5Q को हाफ ऑफ डिवाइड करेंगे तो बता दो इस पे चार्ज कितनी हो जाएगी 1.25Q हो जाएगी, और इस पे चार्ज कितनी हो जाएगी 1.25Q हो जाएगी। क्लियर। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है क्योंकि आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं तो डायरेक्टली मैं चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दे रहा हूँ। और फाइनली क्या है, B इज अटैच टू C। तो B पे चार्ज कितनी पाई जा रही है Q/2 है, और C पे चार्ज कितनी है जो कि अब है 1.25Q, या 1.25Q को आप ये भी लिख सकते हो 5Q/4, 5Q/4 लिख सकते हो। अब इस पे चार्ज कितनी है Q/2 है, या 1.25Q और ये है 0.5Q, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगी कितनी 1.75Q। जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दोनों चार्ज को ऐड कर दिया तो 1.75Q हो गया दोनों पे पाई जाने वाली चार्ज। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इससे अटैच कर रहा हूँ। तो इससे अटैच करेंगे तो टोटल चार्ज अब इक्वली डिवाइड होगी। तो 1.25Q प्लस Q/2 दैट इज 1.75Q को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगी 0.875Q, और इस पे हो जाएगी, इसकी भी चार्ज कितनी हो जाएगी 0.875Q। हमने 1.75Q को हाफ डिवाइड कर दिया तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप 5Q/4 प्लस Q/2, तो ये आ जाएगी कितनी, ये आपका इसको सॉल्व कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, मतलब 7Q/4 का आधा हो जाएगा 7Q/8 हो जाएगा। ठीक।
ठीक है ना। तो 7q/8 जो है आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि 7q/8 हो जाएगी। क्लियर। तो 0.875q और ये हो गई 0.875q। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन स्फीयर ए बी सी। तो ए पे चार्ज आई है 1.25q, बी पे चार्ज आई है 0.875q और सी पे फाइनल चार्ज कितनी आई है 0.875q। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कौन से दो स्फीयर हैं जिन पे फाइनल चार्ज जो है आपस में इक्वल हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फीयर बी एंड सी। तो इस तरह से हम कंडक्शन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। कंडक्शन के जो कंसेप्ट हैं उनको ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे क्या था, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स थे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्फीयर्स ले रहा हूँ दो, और जहाँ पे रेडियस अलग अलग ले रहा हूँ, और फिर चार्ज निकालने की तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे हम उस फाइनल चार्ज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इधर देखें, इधर देखें, लाइक एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका हो गया स्फीयर ए और एक हो गया स्फीयर बी। इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2, और r1 की वैल्यू कितनी है, तो यह है 10 मीटर और r2 की वैल्यू है 5 मीटर। ठीक है। इस पे जो चार्ज पाई जा रही है पहले से वह है 20 कूलम, और इस पे जो चार्ज पाई जा रही है वो है 10 कूलम। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मेटलिक वायर से आपस में अटैच कर दिया, और मुझसे पूछा गया है कि व्हाट आर द फाइनल चार्जेज ऑन स्फीयर ए एंड बी। ये ए है आपका और ये बी है। तो हमें क्या निकालना है, कैसे करना है, हमने बोला कि इस वाले स्फीयर पे चाहिए फाइनल चार्ज, तो हम उसको बोल देंगे q1 डैश एंड दैट विल बी इक्वल टू इसकी रेडियस विच इज़ 10, तो 10 अपॉन टोटल रेडियस दैट इज़ 10 + 5 दैट इज़ 15, तो 10 + 5 मैं लिख दे रहा हूँ, इनटू टोटल चार्ज जिसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है चार्ज वो है 20 और 10, दिस विल बी 30। इसको बस सॉल्व करना है। तो ये आपका 15 हो जाएगा और 15 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी, और 10 × 2 कितनी हो जाएगी, तो q1 डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 कूलम। ठीक है। इसी तरह से q2 डैश निकालना है, तो q2 डैश क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस दैट इज़ 5 अपॉन टोटल रेडियस दैट इज़ r1 + r2 दैट इज़ 15, और टोटल चार्ज इसको डिवाइड करना है वो कितना है 30। तो फिर से ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 कूलम। तो क्या q1 डैश q2 डैश दोनों को ऐड करने पे कितनी आ रही है 20 एंड 10 दैट इज़ 30 कूलम, और यहाँ पे भी चार्ज जो है क्या आ रही है बताओ, यहाँ चार्ज कितनी आ रही है, यहाँ भी जो पहले चार्ज थी वो 20 और 10 ही थी। मतलब आप एक बात और समझो कि यहाँ पे q1 डैश और पहले पाई जाने वाली चार्ज जो कि 20 ही थी, और q1 डैश भी 20 है, इस पे पाई जाने वाली इनिशियल चार्ज 10 कूलम थी, और इस पे फाइनल चार्ज कितनी है 10 कूलम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की पोटेंशियल सेम थी, और पोटेंशियल सेम रहेगी तो चार्ज फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि हमने कंडक्शन में बताया कि चार्ज तभी तक फ्लो करती है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बनी रहती है, और अगर दोनों बॉडी की पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगी, और चार्ज जब फ्लो नहीं करेगी तो वॉट एवर द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर वो हमेशा उसी तरह से बनी रहेगी, चार्ज फ्लो होगी ही नहीं। तो चेक भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल कितनी आ रही है, तो हम कर सकते हैं इसको कैसे, KQ/R। तो Q कितना है 20 और R कितना था 10, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2K। इसकी कितनी आएगी Q कितना है 10, R कितना है 5, तो ये कितना आ गया 2K। आप क्लियरली देख सकते हो जो इसकी पोटेंशियल है VB है वही क्या है VA है, और अगर सेम पोटेंशियल के बॉडी को आपस में अगर मेटलिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज जस्ट बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होती है तभी जो है कंडक्शन में चार्ज फ्लो करती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि कब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, पता चला सॉल्व किया और देखा कि आंसर सेम आ रही है, अगर सेम आ रही है तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, और जब फाइंड करना हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्शन। ओके, नाउ वी हैव मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो थर्ड है वो है इंडक्शन। तो इंडक्शन में हम क्या करते हैं जनरली कि इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं और उसके पास एक अनचार्ज बॉडी को लेकर आते हैं।